नमस्कार। गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 12 विषय इतिहास में अध्याय 6 में सुभाष चंद्र बोस के बारे में पढ़ेंगे। कल के वीडियो में हमने आज़ाद हिंद फौज का गठन व उसके कार्यों के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे सुभाष चंद्र बोस का जीवन परिचय। तो देखिए, सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 ईस्वी को उड़ीसा के कटक में हुआ था। इनके पिता जानकी दास एवं माता प्रभावती थी। इनकी प्रारंभिक शिक्षा है वो कटक में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? कटक में। और कटक कहाँ पर पड़ता है? उड़ीसा में। तो सुभाष चंद्र बोस का जन्म है वो 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक में हुआ था। इनके पिता जानकी दास एवं माता प्रभावती थी। इनकी प्रारंभिक शिक्षा कटक में हुई थी और इन्होंने उच्च शिक्षा कलकत्ता विश्वविद्यालय से प्राप्त की थी। तो इन्होंने उच्च शिक्षा है वो कहाँ से ली थी? कलकत्ता विश्वविद्यालय से। इसके अलावा जो अपन देखें कि 1920 ईस्वी में इन्होंने ICS की परीक्षा उत्तीर्ण की और ICS जैसी नौकरी छोड़कर इन्होंने देश सेवा का संकल्प लिया। और इनके राजनीतिक गुरु देश बंधु चित्तरंजन दास थे, जिनके मार्गदर्शन में इन्होंने कार्य है वो किया था। अर्थात इन्होंने ICS जैसी नौकरी छोड़कर देश सेवा का संकल्प लिया और इनके राजनीतिक गुरु देश बंधु चित्तरंजन दास थे और जिनके मार्गदर्शन में इन्होंने कार्य किया था। सुभाष चंद्र बोस ने असहयोग आंदोलन में बड़ी सक्रियता से भाग लिया और दिसंबर 1921 में गिरफ्तार कर 6 माह के कैद की सजा सुनाई गई थी। अर्थात सुभाष बाबू ने असहयोग आंदोलन में बड़ी सक्रियता से भाग लिया और दिसंबर 1921 में सुभाष बाबू को गिरफ्तार कर 6 महीने के कैद की सजा सुनाई थी। गांधी जी के असहयोग आंदोलन वापस लिए जाने पर इन्होंने दुख व्यक्त किया। जब चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने स्वराज्य पार्टी की स्थापना की, तब इन्होंने स्वराज्य दल के विचारों से प्रभावित होकर 1924 में चित्तरंजन दास के कलकत्ता के महापौर बनने पर कलकत्ता नगर निगम का मुख्य कार्यकारी अधिकारी भी हैं वो बनाया गया था। अर्थात सुभाष बाबू ने असहयोग आंदोलन में भाग लिया, ICS की जो नौकरी मिली हुई थी उसे भी छोड़ दिया और दिसंबर 1921 में जब असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया गया तो उन्हें कैद की सजा भी हुई थी। और गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन वापस लेने से सुभाष बाबू अत्यंत दुखी हुए और उन्होंने गांधी जी के विचारधारा के विपरीत 1923 में जो स्वराज पार्टी गठित की थी CR दास और मोतीलाल नेहरू ने, सुभाष बाबू ने उस पार्टी की सदस्यता है वो ग्रहण कर ली। और जब 1924 में चित्तरंजन दास कलकत्ता नगर निगम के महापौर बने तो इन्होंने नगर निगम का मुख्य कार्यकारी का पद है वो संभाला था। लेकिन सुभाष चंद्र बोस की क्रांतिकारी गतिविधियों के कारण अंग्रेज सरकार ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया और इन्हें 3 वर्ष के लिए बर्मा की मांडले जेल में निर्वासित कर दिया गया। अर्थात सुभाष बाबू क्रांतिवीर पुरुष थे, इसलिए ब्रिटिश सरकार ने इन्हें गिरफ्तार कर 3 वर्ष के लिए बर्मा में मांडले जेल भेज दिया गया था। इन्होंने 1928 ईस्वी में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में नेहरू रिपोर्ट की औपनिवेशिक स्वराज्य की मांग का विरोध किया और पूर्ण स्वाधीनता दिए जाने की बात है वो कही थी। सुभाष चंद्र बोस
कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन 1938 ईस्वी में कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए और अगले ही वर्ष कांग्रेस के त्रिपुरा अधिवेशन 1939 ईस्वी में भी कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में इन्होंने महात्मा गांधी के समर्थक प्रत्याशी पट्टाभी सीतारामैया को पराजित किया था। अर्थात जब जेल से छूट के आए तो 1938 में सुभाष बाबू को कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन में कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था। उसके अगले साल 1939 में कांग्रेस का त्रिपुरा अधिवेशन हुआ था और कांग्रेस के त्रिपुरा अधिवेशन में भी महात्मा गांधी के समर्थक प्रत्याशी पी सीतारामैया जो सामने खड़े थे, सुभाष बाबू ने उन्हें पराजित किया और दूसरी बार और कांग्रेस के अध्यक्ष बने। कांग्रेस कार्यकारिणी में गांधी के समर्थकों का बहुमत था और महात्मा गांधी से सुभाष बोस के वैचारिक मतभेद थे और कांग्रेस की कार्यकारिणी से मतभेद होने पर सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया और सुभाष चंद्र बोस के इस्तीफा देने के बाद राजेंद्र प्रसाद कांग्रेस के नए अध्यक्ष हैं वो बन गए। मई 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने नए दल फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना है वो की थी। सुभाष चंद्र बोस को आगामी 3 वर्षों के लिए कांग्रेस के किसी भी निर्वाचित पद के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया था। अर्थात कांग्रेस कार्यकारिणी में गांधी जी के समर्थकों का बहुमत था और महात्मा गांधी से सुभाष चंद्र बोस के वैचारिक मतभेद थे और कांग्रेस की कार्यकारिणी से मतभेद होने पर सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। सुभाष चंद्र बोस के इस्तीफा देने के बाद राजेंद्र प्रसाद कांग्रेस के अध्यक्ष बन गए और मई 1939 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस ने नए दल फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी और सुभाष बाबू को आगामी 3 वर्षों के लिए कांग्रेस के किसी भी निर्वाचित पद के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया। अब द्वितीय विश्व युद्ध में इन्होंने भारतीयों से अंग्रेजों को सहायता न देने की है वो अपील की थी। अर्थात जो सुभाष चंद्र बोस ने भारतीयों से आह्वान किया था कि द्वितीय विश्व युद्ध में कोई भारतीय अंग्रेजों का सहयोग है वो न करें और वे भारत की स्वतंत्रता के लिए ब्रिटेन के विरोधी देशों से सैनिक सहायता प्राप्त करने के पक्षधर थे और 2 जुलाई 1940 को भारत सुरक्षा कानून के अंतर्गत इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और जेल में इन्होंने आमरण अनशन है वो शुरू कर दिया गया। आमरण अनशन के कारण उनका स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। इस कारण इन्हें जेल से रिहा कर कलकत्ता के एलिंगन रोड पर स्थित इनके घर पर कड़े पहरे के साथ नजरबंद कर दिया और 16 जनवरी 1941 को ये अंग्रेजों को चकमा देकर घर से निकल गए और ये पठान के वेश में छुपते हुए काबुल पहुंचे और वहां से रूस होते हुए जर्मनी के बर्लिन पहुंचे और जर्मनी में सुभाष चंद्र बोस ने हिटलर से मुलाकात की थी और जर्मनी में सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहकर पुकारा गया था। रासबिहारी बोस के नियंत्रण पर सुभाष चंद्र बोस जापान पहुंचे और आज़ाद हिंद फौज की कमान है वो संभाली थी और जापानी सूत्रों के अनुसार वायुयान दुर्घटना में 18 अगस्त 1945 को इनकी मृत्यु हो गई। लेकिन सुभाष बाबू की मृत्यु के बारे में आज भी संशय बना हुआ है। तो देखिए, सुभाष बाबू ने 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी कांग्रेस से अलग। इससे कांग्रेस के 3 साल तक निर्वाचित होने पर उन पर रोक लगा दी गई। द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेजों को सहायता न देने के लिए सुभाष बाबू ने अपील की थी। वे भारत की स्वतंत्रता के लिए ब्रिटेन के विरोधी देशों को
सैनिक सहायता पहुंचाने के पक्षधर थे। इसके अलावा सुभाष बाबू को जब 1940 को भारत सुरक्षा कानून के अंतर्गत इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया तो इन्होंने जेल में ही आमरण अनशन शुरू कर दिया। इससे घबराकर ब्रिटिश सरकार ने इन्हें रिहा कर कलकत्ता के एलिंगन रोड पर स्थित इनके घर पर कड़े पहरे के साथ नजरबंद कर दिया और 16 जनवरी 1941 को अंग्रेजों को चकमा देकर घर से निकल गए और पठान के वेश में छुपते हुए कहाँ पहुंचे थे? काबुल। काबुल से रूस से जर्मनी के बर्लिन है वो पहुंचे थे और जर्मनी में तानाशाही हिटलर जो थे उनसे सुभाष बाबू की मुलाकात हुई और उनकी मुलाकात में हिटलर प्रभावित हुआ और उसने सुभाष बाबू को नेताजी का संबोधन है वो दिया था। बाद में रास बिहारी बोस पहले से जापान चले गए थे और उन्होंने वहाँ पर आज़ाद हिंद फौज को एकजुट किया था जिसमें जो बंदी बनाए गए भारतीय सैनिक हैं उनको शामिल किया गया था और उसके बाद रास बिहारी बोस ने आज़ाद हिंद फौज की कमान है वो सुभाष बाबू को है वो सौंप दी। जापानी सूत्रों के अनुसार उसके बाद वायुयान दुर्घटना में 18 अगस्त 1945 को इनकी मृत्यु हो गई, किंतु सुभाष बाबू की मृत्यु को लेकर आज भी संशय की स्थिति है वो बनी हुई है। तो इस तरह सुभाष चंद्र बोस एक महान क्रांतिकारी नेता थे जिन्होंने आजीवन आईसीएस की नौकरी त्याग कर भारत की आज़ादी के लिए प्रयास किया और विदेशी सरभूमि से भी इन्होंने सहायता प्राप्त करते हुए भारत की आज़ादी के लिए अंतिम प्रयास है वो किया था। अब हम देखते हैं आगे राजनीतिक आंदोलन जो 1885 से लेकर के 1907 के बीच में हुए थे। तो देखिए 1885 की बात है तो उस दौरान भारत में दिन प्रतिदिन अंग्रेजों के विरुद्ध में विचार बढ़ रहे थे। भारतीयों का एक ऐसा क्रांतिकारी वर्ग तैयार हो रहा था जो अंग्रेजों के शासन में विश्वास नहीं रखता था। इसलिए अंग्रेजों ने उस समय में सोचा कि भारत में एक ऐसी संस्था, एक ऐसा गुट समूह मिल जाए जो दिल और दिमाग से अंग्रेज हो और शरीर से वह भारतीय हो। अगर ऐसा समूह उनको प्राप्त हो जाता है, संगठन प्राप्त हो जाता है अथवा भारतीयों का एक ऐसा विश्वास पात्र वर्ग तैयार हो जाता है जो दिल और दिमाग से अंग्रेजों का भक्त हो, तो अंग्रेजों को भारत में शासन करने से कोई रोक नहीं सकते। ऐसी स्थिति में भारत में जो राष्ट्रवाद का उदय हो रहा था और विकास हो रहा था वो अंग्रेजों के लिए गले की हड्डी बनता जा रहा था। अब देखिए सबसे पहले हम देखते हैं राष्ट्रवाद का उदय एवं विकास। तो 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में राष्ट्रीय भावना के विकास के परिणाम स्वरूप राजनीतिक आंदोलन का सूत्रपात है वो हुआ था। भारतीयों ने राजनीतिक आंदोलन के माध्यम से अंग्रेजी सत्ता से मुक्ति प्राप्त करने के लिए एक लंबा संघर्ष लड़ा था। अर्थात भारतीयों ने अंग्रेजों की गुलामी से मुक्ति के लिए एक लंबी लड़ाई है वो लड़ी थी। अंग्रेजी शासन काल में भारतीयों में राष्ट्रीयता की भावना के उदय के कई कारण थे। क्यों राष्ट्रीयता की भावना उदय हो रही थी? इसके कई कारण माने जाते हैं। इतिहासकार मानते हैं कि ब्रिटिश सरकार ने कभी भी भारतीयों के हित नहीं सोचे थे। वह हमेशा भारतीयों का शोषण, अपमान व भारतीयों को तरह तरह की टॉर्चर करने में रखते थे। उनका एक ही उद्देश्य था कि भारत को लूटना और भारत से अधिक मुनाफा प्राप्त करके ब्रिटेन की समृद्धि करना था, जो भारत के लिए एक बहुत बड़ी समस्या बना हुआ था। भारत के लोगों ने अंग्रेजों के इस व्यवहार से नाराज होकर, रुष्ट होकर उनके प्रति अलगाव का भाव पैदा किया और उनमें भी राष्ट्रीयता की भावना का विकास होना शुरू हो गया था। और दिन प्रतिदिन भारत में राष्ट्रीयता इतनी तेज हो रही थी कि लोग अब
शांतिपूर्ण प्रयासों के बाद क्रांतिकारी विचारों की ओर ध्यान देने लग गए थे। 1857 की क्रांति के बाद ही अंग्रेजों के प्रति जो अलगाव का भाव भारतीयों में पैदा हुआ था उसे बढ़ाने पर ध्यान दिया जा रहा था। धन्यवाद।